Hi learners, this side Priyanka and I am back with another video of practice questions on labor welfare. This is a part 7. So we have completed till part 6 and we have completed 85 questions till now. So in this session we will discuss 10 more important questions on labor welfare. So let's start with the 86th question. The factors which caused variations of the minimum wages in India are, so कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस आते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में इंडिया के. इसमें आपके पास चॉइसेस हैं 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं एंड उसके बाद आपके पास कोड्स दे रखे हैं, तो आपको करेक्ट कोड को बताना है. सो जस्ट रीड योर क्वेश्चन थॉरली एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट आंसर द करेक्ट वन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4. सारे ही ऑप्शंस में करेक्ट हैं. अगर हम देखें कमोडिटी का जो प्राइसेस है वो भी, उसमें भी वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं. पेइंग कैपेसिटी में भी चेंजेस आ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है एंड एक्सचेंज रेट्स जो हैं डिफरेंसेस आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है और इंडियन रुपी है, तो उसके जो रेट्स में वो भी हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं. ठीक है, रेट्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. 87 क्वेश्चन है, अ प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रिसिंस देयर ऑफ इज़ अ फैक्ट्री within the meaning of the Factories Act 1948 wherein a manufacturing process is being carried out without the aid of the power and where the number of the workers working is. So अगर हम देखें, हमने फैक्ट्रीज एक्ट का पढ़ा था with और without the aid of the power. So with द एड ऑफ द पावर में हमने कितने वर्कर्स के बारे में पढ़ा था, वो आपको पता होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितने वर्कर्स होने इंपॉर्टेंट हैं और विदाउट में कितने इंपॉर्टेंट हैं. सो क्वेश्चन क्या पूछा है, विदाउट का आपको बताना है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज़ 20 और मोर वर्कर्स. विदाउट द एड ऑफ द पावर में 20 और मोर वर्कर्स होने इंपॉर्टेंट हैं एंड विद द एड ऑफ द पावर, जिसमें कि पावर का यूज़ होता है, वहाँ पे 10 लोगों का होना इंपॉर्टेंट है, 10 और मोर वर्कर्स का होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 88th क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच आपको बताना है. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ये करेक्ट है नहीं है. मैटरनिटी 1961, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1971 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. सो द करेक्ट आंसर इज सी, जो कि इनकरेक्ट है. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कब आता है, 1965 में आता है एंड मिनिमम वेजेस 1948 ठीक है. मैटरनिटी भी 61 में है, ट्रेड यूनियन भी 26 में है. ठीक है. 89 क्वेश्चन है, एज पर द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ द विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट विच ऑफ द एक्ट इज़ नॉट टर्म्ड एज अ सेक्शुअल हरासमेंट. सो कौन सा इसमें पॉइंट है जो कि सेक्शुअल हरासमेंट को टर्म नहीं है, मतलब उसको डिनोट नहीं करता है. ए बी सी एंड डी. सो जस्ट चेक आउट ऑल द ऑप्शंस, रीड आउट ऑल द ऑप्शंस thoroughly and after that choose the correct one. Okay, so the answer is meeting in the cabin of the office. So ये वाला ऑफिस में जो भी मीटिंग है उससे डिनोट नहीं करता है. सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट क्या बताता है, जो भी सेक्सुअली हरासमेंट हो रहा है विमेन का ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज़ में, वर्किंग में, तो उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है जहाँ पे वो केस कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं इस एक्ट के हिसाब से. सो इसीलिए ये एक्ट को लेकर आए हैं. एंड ये एक्ट कब आया था, 2013 में आया है, सो दैट यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएँ विमेन्स. तो यहाँ पे ए पार्ट है जो कि डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ द सेक्शुअल फेवर, ये भी हमारा है इसमें इंक्लूडेड. सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क, अगर कोई भी सेक्शुअली इस तरह से रिमार्क दे रहा है तो वो भी एक इशू है इसमें. बैड फिज़िकल कांटेक्ट, अगर इसी तरह से फिज़िकली कांटेक्ट बैड है तो वो भी एक हरासमेंट का पार्ट है. सो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है मीटिंग इन द कैबिन ऑफ द ऑफिस, तो ये कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये कोई पॉइंट ही नहीं है सेक्शुअल हरासमेंट के लिए. ठीक है. सो ये करेक्ट हो गया इसका आंसर. 90 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ द विमेन्स एम्प्लॉय इन द वर्क प्लेस टेक प्लेस, वर्क प्लेस एक्ट टेक प्लेस. सो ये कब जो सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एम्प्लॉयज़ वर्क प्लेस एक्ट आया था, कौन से ईयर में आया था. सो द करेक्ट आंसर इज़ 2013 में आया था. एंड कौन सी डेट को आया था, 9 दिसंबर 2013. आई होप ये आपको क्लियर है. 91 क्वेश्चन है, अ वर्कर who has been employed in the office for more than a year but dismissed by his employer without any appropriate reason. So this matter must be addressed under the
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट या फिर नन ऑफ एबव। सो द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सो कोई भी वर्कर है वो वर्किंग है एक ऑफिस में 1 साल से ज़्यादा, बट उसको डिसमिस कर दिया, उसको निकाल दिया है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर ने निकाल दिया है किसी अप्रोप्रिएट रीज़न की वजह से, विदाउट एनी अप्रोप्रिएट रीज़न की वजह से, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं था तो भी एम्प्लॉयर ने निकाल दिया है, तो वो कौन से एक्ट को डिफाइन करता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। 92 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम फ्रॉम टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। जहाँ पे ट्रेड यूनियन को फॉर्म किया जाता है और जहाँ पे फ्रीडम है वो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, कौन सा है? सो 23, 19 1C, 24 या फिर 14। सो द करेक्ट आंसर इज 19 1C। 19 1C में ये बोला है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। सो सबको राइट है कि वो एसोसिएशन बना सके, ट्रेड यूनियन बना सके। सो ये इसमें है। सो आर्टिकल 19 1C में बताया गया है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 93 क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस एम्प्लॉयर इन द मिनिमम वेजेस एक्ट। सो मिनिमम वेजेस एक्ट में कौन से सेक्शन में एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है? 2D, 2E, 2R या फिर 2G। सो द करेक्ट आंसर इज 2E। सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है एम्प्लॉयर को इन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ओके। 94 क्वेश्चन है, वर्कर इज डिफाइंड इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो वर्कर को फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 2(1) दैट इज 2I, 2M, 2P या फिर नन ऑफ एबव। सो द करेक्ट आंसर इज 2I। 2I में बताया गया है, सेक्शन 2I में वर्कर को डिफाइन किया गया है इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 95 क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। The 5 basic features of the Scalon plan of the incentive payments are, so आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। बेसिक जो भी फीचर्स हैं स्कैलॉन प्लान के वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले आपको स्कैलॉन प्लान का पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था यहाँ पे इंसेंटिव्स जो प्लान है बहुत सारे होते हैं। एक तो इंडिविजुअल के बेसिस पे हमने पढ़ा था, एक इंडिविजुअल बेसिस पे होता है एंड एक ग्रुप बेसिस पे होता है, राइट। सो इंडिविजुअल में अगर हम देखें यहाँ पे टाइम बेस्ड हो गया, टाइम बेस्ड एंड आउटपुट बेस्ड होता है इंडिविजुअल में। टाइम बेस्ड में भी आ जाएगा, हाल से प्लान हो गया, रॉवन हो गया, इमर्सन हो गया, बिडिक्स प्लान हो गया, तो बहुत सारे होते हैं टाइम बेस्ड में। आउटपुट बेस्ड में हो गया टेलर का जो प्लान है वो, मेरिक प्लान हो गया, जेंट टास्क प्लान हो गया, तो वो सब आ जाते हैं इंडिविजुअल में। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में आ गया हमारा प्रिस्टमैन और स्कैलॉन। प्रिस्टमैन एक प्लान है एंड एन स्कैलॉन में है। तो स्कैलॉन के बारे में पूछा गया है कि स्कैलॉन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो सबसे पहले हमें स्कैलॉन प्लान को समझना इंपॉर्टेंट है। स्कैलॉन में यही होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वर्किंग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। वो एक कॉपरेशन लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, सारे बेनिफिट्स को वो शेयर भी करते हैं। सो ये सब चीज़ें होती हैं स्कैलॉन प्लान में। सो आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D, एंड आपको करेक्ट वन को इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सो कंट्रोल, इंडिविजुअलिटी, कॉम्पिटेंस, इन्वॉल्वमेंट एंड शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, A हो गया। कोऑपरेशन, आइडेंटिटी, कॉम्पिटेंस, इन्वॉल्वमेंट एंड शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, B है। C में बोला है कंट्रोल, इंडिविजुअलिटी, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, एंड D बोल रहे हैं कि कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन एंड आइडेंटिटी, कंट्रोल, इन्वॉल्वमेंट एंड शेयरिंग द प्रॉफिट्स। सो द करेक्ट आंसर इज B, दैट इज कोऑपरेशन, आइडेंटिटी, कॉम्पिटेंस, इन्वॉल्वमेंट एंड शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। मतलब कोऑपरेशन होना इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के बीच में, आइडेंटिटी उनकी परफेक्ट होनी चाहिए, वो अपने लिए मतलब प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो अपने व्यू पॉइंट को एक्सचेंज कर सकते हैं। कॉम्पिटेंस लेवल होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नेचर का प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहें ऑन शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको शेयर किया जाएगा विद देयर एम्प्लॉयज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो काम है, जो उनका वर्क है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।